हे गाइस, आज हम देखेंगे हाइपरटेंसिव सेकंड पार्ट, जो कि हमने इससे पहले देख लिया था फर्स्ट पार्ट में। उसके डिटेल हमने देखा था हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हमने ये सारी देखा था कि लास्ट जो स्लाइड थी हमारी यही थी कि ये जो मेडिकेशन है उसमें यूज़ की जाती है। तो आज हम यही देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो उसमें यूज़ की जाती है, और वो जो मेडिकेशन है हमारी बॉडी में जाके क्या असर करती है, और उसको हमें कैसे लेना चाहिए या उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेडिकेशन है इसके बारे में हम देखेंगे आज। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी से बोलते हैं, जो कि हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब हाई ब्लड प्रेशर में जो ड्रग ली जाती है उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। वे इतने क्लासेस की होती है, आप देख पा रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो इसमें क्या होती है कि ये जितनी भी मेडिकेशन होती है ये हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को। तो ये कैसे दी जाती है, डिपेंड करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, कि मतलब आपकी हेल्थ कैसी, कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करती है कि मेडिकेशन की डोज कितनी रखनी पड़ेगी, और आपकी जो अदर डिजीज़ कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए दवा देनी पड़ती है। तो 2 और मोर ब्लड प्रेशर जो होती है ड्रग, यानी कि 2 से ज़्यादा जो ड्रग यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, वो क्या करती है, बेटर वर्क करती है कंपैरिजन टू वन मेडिकेशन। ओके, जैसे आपने कोई एक ही मेडिकेशन आपकी चल रही है बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल ड्रग आपके लिए क्या हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप ड्रग लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव हो सकती है देन ये वन कंपेयर इन कंपैरिजन टू वन ड्रग। ठीक है, इट कैन टेक सम टाइम टू फाइंड मेडिकेशन। तो क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी मेडिकेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उनमें से क्या होता है कि कोई एक तरीके की मेडिकेशन या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन को फाइंड करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, जो कि आपके लिए क्या करती है, बेटर वर्क कर सकती है आपकी हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने में। ठीक है, तो जब व्हेन टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, तो ये जब आप ये लेते हैं मेडिकेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में जानें। और आपको क्या करना है कि ये मेडिकेशन लेने से पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर का लेवल को भी जानना ज़रूरी है, कि वो आपने अपना ब्लड प्रेशर का लेवल कितना रखना चाहिए या कितना आपका गोल है। तो वो आपको होना चाहिए कि आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका होना चाहिए। तो ये एम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो एम फॉर गुड ब्लड प्रेशर ट्रीट गोल। तो ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करने के लिए गोल होना ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, less than 130/80 एम जी MMHg होना चाहिए, जो कि हमने पहले स्लाइड में देख लिया था। और ये जो होता है, ये हेल्दी जो एडल्ट पर्सन होते हैं जो कि 65 एज के होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए 130/80 MMHg जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो हमने ये पूरा चार्ट देख लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, बताना भी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर का जो इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो जो हेल्दी यंगर अडल्ट होते हैं ना, तो जो हेल्दी अडल्ट यंगर देन एज 65 एंड विथ अ 10% और हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, जो मतलब हेल्दी अडल्ट होते हैं, यानी कि वो कोई बीमारी उनको नहीं है, वो हेल्दी है, अडल्ट है, लेकिन और उनकी जो एज है वो 65 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो उनमें क्या होते हैं, हाई रिस्क चांस कब होते हैं हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने के, जब उनको कोई ऐसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो। तो मतलब नेक्स्ट 10 ईयर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट की डिजीज़ डेवलप हो सकती है। कब हो सकती है, जब उनको कोई किडनी की डिजीज़ है, साथ में डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी जो होती है, उनकी कोई डिजीज़ है, यानी कि आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसे बोलते हैं, या फिर उन्हें डायबिटीज़ है, या फिर उन्हें किडनी की डिजीज़ है। तो कुछ ऐसी बीमारी वाले जो हेल्दी पर्सन भी होते हैं, तो उनको भी हाइपरटेंशन जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, और हाइपरटेंशन
तो होगा साथ में उनको क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर था और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उनको ये वाली प्रॉब्लम भी आने लगी साथ साथ में। तो अब क्या होगा उनको, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो जो आइडियल ब्लड प्रेशर का जो गोल होता है वो वेरी करता है एज पे, कि कितने एज का पर्सन है और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है इसको ट्रीट करने के लिए, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाटर पिल्स होती हैं, यानी कि इसको डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। तो जो ये डायूरेटिक्स होती है, ये फर्स्ट चॉइस होती है सोडियम और वाटर को अपने बॉडी में से रिमूव करने में। ठीक है, ये इसको स्टोर नहीं होने देती हमारी बॉडी में, तो इसका काम होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, सोडियम होता है, उसको हमारी बॉडी से आउट करना। तो ये फर्स्ट मेडिकेशन होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है, देर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ डायूरेटिक, बहुत सारी क्लासेस की डायूरेटिक हो सकती हैं, जिसमें कि थियाजाइड्स हो गया और लूप एंड पोटेशियम स्पेयरिंग हो गया। तो इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिस तरीके की मेडिकेशन डायूरेटिक्स यूज़ करनी है, डॉक्टर हमारे बॉडी की जो हेल्थ चेकअप होता है उसको देख के उसी तरीके का डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। तो कुछ होता है जैसे कि कुछ डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र, हम जो मतलब उसकी रीडिंग कितनी आई है। ठीक है, और हमारी जो हेल्थ की कंडीशन है, यानी कि कुछ किडनी डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, तो उन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की डायूरेटिक्स यूज़ करनी है। डायूरेटिक्स जो होती है कॉमनली हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं, जिसमें कि ये सारे नाम हैं। जो ये क्लोरथालीडोन हो गया और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, तो ये इस तरीके की कुछ अदर मेडिकेशन भी यूज़ होती है। तो अदर कॉमन मतलब इसके जो कॉमन साइनम सिम्टम होते हैं डायूरेटिक्स के, कुछ जो हमारी बॉडी में जाके ये कुछ अलग काम भी करती है, जिसका कि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बुरा हार्म मतलब गलत इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो इंक्रीज यूरिनेशन है, यानी कि ज़्यादा इससे क्या होगा, यूरिन पास होगा, पेशाब ज़्यादा आएगी, जिससे कि क्या होगा, यूरिनेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी का पोटेशियम लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, वो यूरिन के संग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारी बॉडी का जो पोटेशियम होता है, ये होना बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस होना इसका, क्योंकि गुड बैलेंस पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे जो हार्ट की जो बीट होती है उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी जो हार्ट धड़कता है उसको ये क्या करता है, बीट को नॉर्मल करता है। ठीक है, तो अगर ये लो पोटेशियम होगा तो उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। तो ये जो होता है, ये अगर लो होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, यानी कि उसको पोटेशियम को क्या करेंगे, वो जो नेचुरल सोर्सेस है उसके थ्रू उसको हमें मतलब अलाउ करेंगे, या फिर वो क्या करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं। कुछ ऐसी डायूरेटिक्स देंगे जो कि हमारा पोटेशियम को आउट ना होने दे और हमारी बॉडी में स्पेयर करके रखे, तो इसको ये देते हैं। तो जिसमें क्या आ जाता है, ये जो ट्रिमाट्रेंस करके कुछ डायूरेटिक्स हैं वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायूरेटिक्स का चार्ट डाला है, ये है टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स होगी, जैसे लूप डायूरेटिक्स हो गई, थाइजाइड डायूरेटिक्स हो गई, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हो गई, और कुछ कुछ मिसक्लेनियस डायूरेटिक्स हो गई, वो उसके अंदर ये वाली डायूरेटिक्स आती जो ये है। तो ये हमारे अंदर क्या काम मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या करेंगी, जो लूप डायूरेटिक्स है वो सबका वैसे नॉर्मली एक सही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि ये वाली डायूरेटिक्स में क्या होगा, डिजीनेस होगी, यानी कि दिल मचलाना होगा, और स्टमक में भी अपसेट होगा, डायरिया होगा, और हमारा जो पोटेशियम लेवल होगा वो कम हो जाएगा। और जो थाइजाइड डायूरेटिक्स है, इससे हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी और हेयर लॉस होगा। तो इस तरीके की डायूरेटिक्स जो हमारी बॉडी में हमें दिया जाता है, तो उनका अलग अलग असर होता है। अब जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, यानी कि पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर से आउट हो रहा था, तो उसके लिए ये वाली मेडिकेशन दी गई, जिससे कि क्या हुआ कि फ्लक्चुलेंस हुआ, यानी कि जो हमारा पोटेशियम है वो फ्लक्चुलेट होगा, और ये जो नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हेडेक हो सकता है, और फ्लैटुलेंस हो सकता है। ठीक है, और ये जो मिसक्लेनियस डायूरेटिक्स हैं, इसमें भी सेम हेडेक, नोज़िया, डायरिया, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये इनके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है,
तो देखिए जो ये इसमें हमारी एक मेडिकेशन ये भी आती है सेकंड, अगर हम देखें तो ACE इनहिबिटर्स बोलते हैं उसको, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इसका नाम है, इनहिबिटर्स, जिसको कि ACE इनहिबिटर भी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। तो ये जो ड्रग होती है हेल्प क्या करती है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको रिलैक्स करती है, यानी कि उसको जो हार्डनिंग जो हो जाती है उसको वो लूज़ करेंगी, तो उससे क्या होगी, ब्लड वेसल्स हमारी रिलैक्स होगी। और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है जो नेचुरल केमिकल फॉर्म होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको फॉर्म होने से, बनने से रोकती हैं। और ये जो, अगर ये ऐसा करेंगी, एक जो केमिकल जो बनता है ये इसको फॉर्म होने से ही रोकेंगी, तो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो नहीं होंगी, यानी कि जो उसकी ओपनिंग होती है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड पहुंचाती है हमारे हार्ट तक, वो क्या होती है, उसकी ओपनिंग आप देखेंगे धीरे धीरे इसके चारों तरफ क्या जमता रहता है, प्लेग जमता रहता है, और ये इसकी जो ओपनिंग होती है कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी तो इसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होगा, ठीक है। ये जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ठीक से नहीं हो, ज़्यादा प्रेशर फोर्स के साथ ये हार्ट से पंप किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा नहीं पास हो पा रहा, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके वजह से, मतलब ये जो एंजियोटेंसी जो होती है उसमें हेल्प करेगी कि उसको ये नैरो होने से बचाएगी, और जो केमिकल जो फॉर्मेशन था उसको भी जो रोकेगी, और हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके की कुछ मेडिकेशन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि लिसिनोप्रिल हो गई, और ये जो बेनाजेप्रिल हो गई, इस तरीके की, अप एनकेप्टोप्रिल हो गई, इस तरीके की मेडिकेशन इसके अंदर आती है, ठीक है। फिर है एंजियोटेंसिव सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये वाली जो मेडिकेशन होती है इसको ARBS भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये जो ड्रग होती है ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, और हमारे मतलब जो ये केमिकल था इसको भी ये क्या करती है, दे ब्लॉक द एक्शन, यानी कि जो ये केमिकल का जो एक्शन होता है इसको ये रोक देती है, लेकिन उसके फॉर्मेशन को, ये जो नेचुरल केमिकल फॉर्मेशन हो रहा था उसको ये नहीं रोकती है, लेकिन उसके एक्शन को रोक देती है, यानी कि जो ये इसको नैरो करने का एक्शन था वो नहीं होगा, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स को नैरो करने का एक्शन था। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, नेक्स्ट टाइप की जो मेडिकेशन और होती है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं उसको, तो ये ड्रग जो होती है हेल्प करती है हमारे जो मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है इसकी जो मसल्स हैं इसको क्या करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। और ये भी रिलैक्स करती हैं, मतलब उसी की तरह ये भी काम कर रही हैं। और ये क्या करती है, स्लो करती है हमारे हार्ट रेट को। अब यहाँ पे जब ये ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगी तो ब्लड का जो हार्ट जो पंप करेगा वो क्या करेगा, उसको ईजिली करेगा। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, जो इस तरीके की जो ये हमारी जो ये ब्लॉक कर देती है इसको, जब कैल्शियम ज़्यादा बनने से ये ब्लॉक हो जाता है तो उसी के लिए ये काम करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो ये ब्लड वेसल्स इसको रिलैक्स करेंगी और हार्ट रेट को स्लो करेंगी। इसके अंदर जो होती है एम्लोडेपिन आ जाती है मेडिकेशन, और जो हो गई डिल्टियाजेम करके मेडिकेशन है, और ये इसके अंदर आती हैं। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं ये क्या करती है, वर्क जो होती है बेटर करती हैं, किसमें, जो ओल्डर पर्सन होते हैं और जो ब्लैक पर्सन होते हैं उनमें ये ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। देन डू ACE इनहिबिटर से ज़्यादा ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ज़्यादा अच्छा काम करती है इनमें, ठीक है। अगर ये जब ले रहे होते हैं तो डोंट ईट और ड्रिंक ग्रेपफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब इस वाली मेडिकेशन को ले रहे होते हैं तो जो ग्रेपफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको नहीं लेना पड़ता है, और ना उनको पीना पड़ता है। जो कैल्शियम चैनल अगर ये लेते हैं ग्रेपफुल प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, ये कैल्शियम का लेवल को ज़्यादा कर सकते हैं। कैल्शियम जो चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उसमें ये ब्लड वेसल्स में क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे कि वो क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा, हमारे लिए खतरनाक होगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो अभी हमने देखा था, उसके अलावा भी कुछ मेडिकेशन होती है जो यूज़ की जाती है। जब वो वाली काम नहीं करती तो कुछ अदर मेडिकेशन भी यूज़ की जाती है, ठीक है। जब वो वाली मेडिकेशन जो अभी हमने देखी थी वो ट्रबल करती है ब्लड प्रेशर को, हमारा जो गोल होता है उसको मेंटेन करने में, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ द जो ये ड्रग होती हैं जो ये हमने कंबाइन करके ली थी, जो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं, असर नहीं हो पाता है, तो फिर कुछ और ड्रग भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, जैसे कि जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, जो नर्व सिग्नल होता है, जो ब्लड वेसल्स को जो सिग्नल जाता है उसको ये क्या करती है, कम कर देती है। तो ये जो नर्व सिग्नल जो उसको मैसेज आ रहा होता है ब्लड वेसल्स को कि उसको कैसे काम करना है, तो उसको क्या करेंगी, कम करेंगी, जिससे कि क्या होगा, उसका उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा,
ठीक है। नेचुरल केमिकल जो बनने का जो इफ़ेक्ट था वो ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती जो नैरो हो जा रही थी वो नहीं होंगी, ठीक है। तो जो ये जो नेचुरल जो ये केमिकल होता है, ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे जब ये बनता रहता है, जिसको प्लेग बोलते हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो नैरो होती चली जाती है, उसकी ओपनिंग कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो नर्व होती है ये इसको ऐसा मैसेज भेजती है कि ये केमिकली जो होता है वो बनना कम हो जाए, ठीक है। तो अल्फा ब्लोकर जो होती है उसमें ये जो होती है डॉक्साजोसिन करके कुछ मेडिकेशन होती है, और प्रासोजिन करके कोई मेडिकेशन होती है, वो इसमें आती है, ठीक है। फिर है अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स भी आपने सुना होगा, जो कि क्या करती, वो भी यही सेम काम करती कि क्या करती, जो वो नर्व होती है ब्लड वेसल्स की, उसको वो क्या कर देती, ब्लॉक कर देती। वहाँ पे तो कम कर रही थी, यहाँ पे देखिए आप, इसमें अल्फा ब्लॉकर्स में क्या करती थी, रिड्यूस कर रही थी, कम कर रही थी सिग्नल को। लेकिन यहाँ पे क्या करती है, वो सिग्नल को भेजने से ही ब्लॉक कर देती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, स्लो और हार्ट बीट, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल होता है, और जो उसकी जिससे क्या होगा, जो हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है, यानी कि हार्ट को उतना ज़्यादा फास्ट बीट नहीं करनी पड़ती है। तो जो ये दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड, और ये क्या करती है, जब ये ब्लॉक हो जाता है जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो भी कम पंप करती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जिससे कि जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, एक्शन बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो पाता हार्ट, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर में जो होती है, कार्बिडिलॉल करके मेडिकेशन आ जाती है, और लेबिटालॉल करके आती है, तो ये मेडिकेशन इसके अंदर आती है। अब होती बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि हमारे जो हार्ट होता है उसको क्या करती, वर्कलोड उसका कम कर देती। जैसे जैसे भी आर्टरी जो होती है वो नैरो नहीं होगी, अपनी उसकी जो मसल्स होती है वो स्मूथ रहती हैं, और वो अपना काम फ्लो ठीक से कर रही हैं, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता उसको आगे बढ़ाने के लिए, वाटर को, वो सॉरी ब्लड को। अब जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी इसका एग्जाम्पल वाटर और उसके पाइप से और मोटर से दिया था, तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती ब्लड को पंप करने में, जब अगर वेसल्स हमारी काम नहीं करती ठीक से, ठीक है। तो उसको अगर ये बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इसको वाइड करती है, चौड़ी करती है, जिससे कि हार्ट को क्या होता है, वर्कलोड कम होता है, ठीक है। तो ये जो हेल्प करती है उसका जो बीट होती है उसको स्लो करने में, हार्ट की जो धड़कन होती है उसको कम होता है, यानी कि जो पंप का काम होता है वो कम हो जाएगा, और उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता ब्लड को आगे भेजने के लिए। तो इसमें जो कौन कौन सी मेडिकेशन आती है, जैसे कि एटनोनॉल हो गई और मेटोप्रोलॉल हो गई, इस तरीके की मेडिकेशन आती है, जो इन मेडिकेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, और ये हमारे हार्ट में इस तरीके का काम कर रही होंगी, या हमारी ब्लड वेसल्स में इस तरीके का काम कर रही होंगी करके, ठीक है। तो जो बीटा ब्लॉकर होती हैं वो आंट यूजली रिकमेंडेड, सो द ओनली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब दे में वर्क बेस्ट व्हेन कंबाइंड विथ अदर ब्लड प्रेशर ड्रग, ठीक है। तो जो ये बीटा ब्लॉकर होती है ये केवल अकेले रिकमेंड नहीं की जाती है, डॉक्टर इसको अकेले रिकमेंड मतलब नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते इस मेडिकेशन को, ये उतना ज़्यादा इफेक्ट अकेले देने में नहीं करेंगे। अगर अकेली बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अगर उसको क्या करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट वर्क कब करती, जब उसको कंबाइन करके देंगे किसी ACE इनहिबिटर्स के साथ या किसी अदर मेडिकेशन के साथ, इस तरीके से, ठीक है। फिर है अल्डास्ट्रॉन एंटागोनिस्ट करके भी मेडिकेशन है जो कि दी जाती है, हाइपरटेंसिव ड्रग है ये यूज़ की जाती है जब ट्रीट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन हो जाता है। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का मतलब हो गया जब उसमें रेजिस्ट हो जाता है, वो उसमें कोई असर नहीं हो रहा होता हाइपरटेंशन में, तो ये वाली मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होती है क्या करती है, हमारा जो नेचुरल केमिकल होता है उसको बनने से ये क्या करती है, ब्लॉक करती है, और ये लीड करती है, और जिससे क्या होगा कि जो सॉल्ट होता है और जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, वो नहीं होगा, मतलब ये जो मेडिकेशन होगी वो उसको रोकती है, ठीक है। ये ब्लॉक करती है हमारे नेचुरल केमिकल को। जब ये नेचुरल केमिकल जो होता है वो क्या लीड करता है, हमारे सॉल्ट और फ्लूइड को अंदर बिल्डअप होने से, तो इसको ये रोकती है, ठीक है। अल्डास्टोन इसको भी रोकती है। और ये जो होती है, इसका जो एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि कौन सी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, वो है स्पाइनो
लेक्टोन करके मेडिकेशन होती है जिसको कि एल्डेक्टोन भी बोलते हैं, ये मेडिकेशन इसमें दी जाती है। फिर रेनिन इनहिबिटर्स हो गई, रेनिन के नाम से ही लग रहा है कि रिलेटेड टू किडनी होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये स्लो करती प्रोडक्शन ऑफ द रेनिन, यानी कि रेनिन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपको पता ही है, ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारी किडनीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती, बनाती है। तो उसको ये क्या करती है, रेनिन इनहिबिटर्स में क्या होता है कि ये एक चेन मतलब बनाते हैं, और जिसको कि क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को, ये रेनिन का काम होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगी, ये इसको स्लो कर देती है, इसका प्रोडक्शन को क्या कर देगी, कम कर देगी, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा होता है, जिसका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, इंक्रीज करना। तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रेनिन जो होता है वो इंक्रीज होता है एंजाइम, तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको ये क्या कर देती है, स्लो कर देती है इसके प्रोडक्शन को, ठीक है। ड्यू टू अ रिस्क जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रोक, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो स्ट्रोक हो सकता है, जो कि और भी कुछ ऐसी जो होती है वो प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन। फिर है वैसोडाइलेटर्स, ये भी एक मेडिकेशन होती है, इसकी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। ये मेडिकेशन क्या करती है, हमारी जो मसल्स होती हैं आर्टरी वॉल की, और वो उसको जो आर्टरी वॉल की जो मसल्स होती हैं उसकी जो टाइटनिंग हो जाती है, जो एक्स्ट्रा केमिकल जब उसमें इंक्लूड होता है तो वो टाइटनिंग हो जाएगी, तो उसको ये स्मूथ बनाती है, उसको ये रोकती है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करती है हमारी आर्टरीज को नैरो होने से भी बचाती है, जिस मतलब उसकी जो ओपनिंग होती है वो चौड़ी रहेगी, करती हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है हाइड्रालाइजिन करके और मिनोक्सिडिल करके मेडिकेशन होगी, जो कि वैसोडाइलेटर्स होती है, ठीक है। फिर है सेंट्रल एक्टिंग एजेंट, ये भी एक मेडिकेशन होती है, जो कि इस टाइप की जो मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें से जो मतलब जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन जो होता है उसमें क्या करेगा, ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो उसको प्रिवेंट करता है कि वो जो मतलब जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करे, वो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो उसके केमिकल्स हैं उसको ना प्रोड्यूस हो, इस तरीके के मैसेज सेंड करेगा, जो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं वो ना बने, और हमारा जो हार्ट रेट जो होती है उसको इंक्रीज करेगा, और जो नैरो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो उसको भी रोकेगा, और जो हार्ट रेट होती है जो इंक्रीज हो रही होती है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करता है, हमारे जो ये इस तरीके की मेडिकेशन जो होती है वो जो नर्व सिस्टम होती है उसको प्रिवेंट करती है इस तरीके की मतलब मैसेज सेंड करने से, जिससे कि क्या होता है, हमारा हार्ट की रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स कम हो जाएंगी। तो वो ऐसा काम ही नहीं होता है, जब इसको मैसेज आता है तो वो अपना प्रोडक्शन कम कम कर देते हैं, अपना काम जो होता है वो कम कर देते हैं, एक्स्ट्रा केमिकल प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो जिससे कि वो हार्ट की जो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नैरो नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें जो होता है क्लोनिडेन करके मेडिकेशन होती है, ये इस तरीके की मेडिकेशन इसमें दी जाती है, ठीक है। ऑलवेज टेक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन टू प्रिस्क्राइब, नेवर स्किप, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन दी है उसको कभी भी अपने आप से नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही उसकी डोज को कम करनी चाहिए, और ये जो होती है मेडिकेशन की डोज अपने आप बंद भी नहीं करनी चाहिए, ना तो कम करनी चाहिए, ना तो बंद करनी चाहिए, ना तो इसको मिस करना चाहिए, ठीक है। और अगर सडनली कोई ड्रग आप मिस कर देते, मतलब स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा, जिसको कि रिबाउंड हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था कितने टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं और कौन कौन उन्हें कब क्या बोलते हैं, ये सारा हमने इसमें देख लिया था। इफ़ यू स्किप डोज, अगर आप इसकी डोज को स्किप कर देते हैं, रोक मतलब एक डोज मिस कर देते हैं या स्किप हो जाती है, छूट जाती है, ड्यू टू या तो महंगी आ रही होती है या तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में हो रहा होता, तब आप छोड़ देते हैं, या फिर आप उसको भूल जाते हैं, किसी भी वे में अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो वो अपने डॉक्टर से आपको उसके लिए पूछना चाहिए कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका सलूशन हो सकता है। डोंट चेंज योर ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट को अपने डॉक्टर के बिना उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि यू में हैव रेजिस्टेंट हाइप, अगर आपको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, यानी कि जिसमें असर नहीं होता है, रेजिस्ट हो जाता है हाइपरटेंशन, तो उसमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 3 डिफरेंट जो ब्लड प्रेशर्स की जो मेडिकेशन है उसको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, इंक्लूडिंग डायबिटिक, उसके साथ डायबिटिक्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर रिमेन, अगर फिर भी ये सब करने के बाद अगर आप कैसे देखोगे कि आपको रेजिस्ट हाइपरटेंशन है, पहले तो आपको इसका पता लगाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हमारे अंदर है या, और उसको करने के लिए आप क्या करेंगे
कि कुछ मेडिकेशन जो होती हैं एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं और उसके संग डाययूरेटिक्स भी। फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई ही है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है रेजिस्ट हाइपरटेंशन आपको है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट मेडिकेशन जो होती हैं वो अगर आप बहुत, और दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, आप बहुत सारी मेडिकेशन कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और वो जो होता है वो एक तो ये हो गया कि डिफरेंट मेडिकेशन टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, और दूसरा प्रोवाइड शुड चेक फॉर अ पॉसिबल सेकंड कॉज। और फिर क्या होता है कि अगर इससे भी नहीं सही हो रहा है तो इसका मतलब है फिर अब मेडिकेशन से नहीं सही हो रहा, तो इसका मतलब है अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी बॉडी में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करा के जो अदर प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उससे तो कहीं हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा। हैविंग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, अगर फिर भी हाइपरटेंशन है तो डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर है वो, मतलब जो ये रेजिस्ट हाइपरटेंशन है ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसका जो हमें कॉज का पता लगाना है कि वो हो क्यों रहा है, या तो कोई मेडिकेशन की वजह से हो रहा है या कोई बीमारी की वजह से हो रहा है, जिसको कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम उसका फिर ढूंढ लेंगे अगर हमें मेन कॉज पता चल जाएगा तो। इसको ट्रीट करने के लिए कुछ स्टेप है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर को क्या करें, मेडिकेशन उसको चेंज कर लें, क्योंकि एक ही मेडिकेशन हो सकता है सूट ना कर रही हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन और डोजेज उसमें सब में चेंज करना होता है डॉक्टर से बात करके, और जो भी मेडिकेशन होती है उसको रिव्यू करना होता है, इंक्लूडिंग दोज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप कुछ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको भी आपको रिव्यू करना, बताना होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होती है। चेकिंग ब्लड प्रेशर एट होम, और आपको ब्लड प्रेशर घर में भी देख के मतलब लेना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा पाए कि जो अपॉइंटमेंट मीन होता है जब डॉक्टर के पास आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, कुछ एंजाइटी लेवल होता है, जिस लेवल होता है एंजाइटी हमारी बड़ी होती है कि पता नहीं, घबराहट होती है कि डॉक्टर क्या करेगा, कितना हमारा ब्लड प्रेशर है या क्या हमारी बीमारी हो रही है, तो एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए जब हॉस्पिटल में जब बढ़ता है ब्लड प्रेशर और घर में नॉर्मल था, तो उसको बोलते हैं कोर्ट हाइपरटेंशन। देखिए 2 टाइप के हाइपरटेंशन तो यही मिल गए। ठीक है, तो वो भी एक आप घर में लेके भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि घर में अगर नॉर्मल है और वहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो इससे भी आपका पता लग सकता है ब्लड प्रेशर में चेक करके। ठीक है, अर्ली हेल्दी मैनेजिंग वेट, और आपको क्या करना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो। लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करा आपने, रेजिस्ट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एक तो आपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चेंज करनी है, क्योंकि एक से हो सकता है वो नहीं सही हो रहा है। रिव्यू करना है, जितनी भी मेडिकेशन आप ले रही सबके बारे में बताना है। ब्लड प्रेशर को घर पे चेक करना है, एक बार देखना है कि वो नॉर्मल आता है कि नहीं, और आपको जो ईटिंग हेल्दी जो डाइट है वो भी लेनी है। घर पे रेगुलर ब्लड प्रेशर को भी चेक करना है। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, यानी कि पहले से ही मदर प्रेग्नेंट है और या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कुछ ऐसी वैसी मेडिकेशन भी नहीं ले सकते हैं, वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि बेबी के लिए क्या मतलब हार्मफुल भी ना हो, मदर के लिए भी ना हो। पोटेंशियल फ्यूचर ट्रीटमेंट, और कुछ फ्यूचर ट्रीटमेंट भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो स्टडिंग कर रहे हैं कि यूज़ टू हीट, कुछ जो हीट का यूज़ करके क्या करते हैं, वो जो डिस्ट्रॉय कर देना है जो नर्व होती किडनी की। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जो नर्व होती हैं जो कि हीट से क्या कर दी जाएंगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है हाइपरटेंशन को बढ़ाने, मतलब हाइपरटेंशन कॉज करने में, यानी कि बीपी को इंक्रीज करने में। तो उनकी जो जो ये नर्व होती है उसी को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना है, किसके थ्रू, यूजिंग हीट के थ्रू। ठीक है, और जो मेथड है वो ये डॉक्टर ही करते हैं, ये आपका काम नहीं है, डॉक्टर इसको आपको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर है मेथड कॉल्ड रीनल, इस मेथड को जो ये आपने किया था अभी, इसकी जो स्पेसिफिक नर्व जो होती है किडनीज की, उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, तो उसको बोलते हैं रीनल डीनर्वेशन। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है
कि सिंपल चेंजेस करनी है अपने, मतलब अपना जो सिंपल चेंजेस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कम से कम एक हफ्ते में जो है 150 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी होती है। जितने आपने एक हफ्ते का जो टोटल आवर्स काउंट करने हैं और 150 आपके मिनट आने चाहिए। तो जो 150 मिनट है आप उसको 6 डेज में डिवाइड करके उतने घंटे आपको पर डे एक्सरसाइज करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है, वेजिटेबल और फ्रूट हेल्दी अपने डाइट में यूज़ करना है। और आपने ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू मॉनिटर करने हैं, घर पे करें। और उसमें स्मोकिंग भी नहीं करनी होती, अल्कोहल भी नहीं लेना होता है। और आपको सोडियम जो होता है, यानी कि जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, ये भी अपने डाइट में से रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट क्या होता है, हार्ट में इसका इफेक्ट होता है अगर ये यूज़ ना हो तो, ठीक है। और एक्सरसाइज तो करनी है, डीप ब्रीदिंग भी एक्सरसाइज भी आपको करनी है। फिर है लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़। कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल होती है जिसकी वजह से आप बीपी को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, ईट हेल्दी फूड आपको लेना है, जिसमें कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसको डैश भी बोलते हैं, डैश करके आप याद कर सकते हैं। ये वाली डाइट आपको अप्रोच करनी है, जैसे कि चूज़ फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, होल ग्रेन, पोल्ट्री, फिश हो गई। और लो फैट डाइट, यानी कि फैट भी ज़्यादा ना हो, इस डाइट को आपको प्रेफर करना होता है। और पोटेशियम उसको आपको बहुत, मतलब प्लांटी जो होता है पोटेशियम, वो आपको नेचुरल सोर्सेज से लेने होते हैं। और क्यों लेने होते हैं वो हमने अभी स्लाइड में देखा था। और लो, अपने ब्लड प्रेशर को आपको हमेशा नॉर्मल लो में रखना होता है। और आपको जो होता है, जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है, वो उसको आपको मिनिमाइज करना होता है। जैसे कि मीट वगैरह में, रेड मीट में मिलता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं खाने के, उनमें मिलता है, तो उसको आपको कम करना होगा। यूज़ लेस सॉल्ट। लेस सॉल्ट जो होता है वो भी आपको सॉल्ट भी कम करना होता है, जो कि आपको कभी कभी क्या होता है, जो प्रोसेस मीट होते हैं और जो ये कैन, मतलब पैकिंग वाले जो फूड होते हैं, और जो जूस होते हैं, सूप होते हैं, और जो प्रोसेसिंग जो मीट होता है वो, और उस आपको क्या होता है इसमें एक और जो ये सटन जो ब्रेड्स होती हैं, फ्रोज़न डिनर होता है, इनमें भी क्या होता है, ये हिडन सोर्स ऑफ सॉल्ट होता है। छिपे अमाउंट में सॉल्ट इसमें रहा होता है, जिसको कि आप ले लेते हैं। तो इसको आपको चेक करना होता है। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी सोडियम, उसके लेवल को चेक करना होता है कि उसमें कितना अमाउंट में सोडियम है। और सोडियम इनटेक जो होता है वो 500 mg पर डे, यानी कि एक दिन में कम से कम 1500 जो mg आपको मिलीग्राम जो होता है वो उतना लेना होता है, या उससे भी कम कंसीडर करना होता है अगर वो पर्सन जो होता है वो एक अडल्ट पर्सन है तो, ठीक है। और आपको इसमें और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है लिमिट अल्कोहल। अपने डॉक्टर्स को क्या करना होगा, हेल्दी अल्कोहल, सॉरी, ये इसको जो अल्कोहल होता है इसको लिमिट करने के लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं अल्कोहल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडरेट करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमाइज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हेल्दी अडल्ट के लिए कुछ इसमें दिया गया रेशियो, कि जो हेल्दी अडल्ट होते हैं उनको एक दिन में कम से कम क्या करना होता है, उनके लिए जो हेल्दी अडल्ट होते हैं, तो जैसे कि वुमन होती है, तो उनको एक दिन में क्या होता है, 1 ड्रिंक लेनी होती है एक दिन में। और जो मेल होते हैं उनको 2 ड्रिंक लेनी होती है एक दिन में, ठीक है। तो जो 1 ड्रिंक होती है वो इक्वल होती है 12 आउंस के, और जो अगर आप बियर ले रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप वाइन्स ले रहे हैं तो उसके लिए 5 आउंस उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। 1.5 आउंस ऑफ 80 प्रूफ लिकर ये रहता है, ठीक है। फिर है डोंट स्मोक। अब आपको क्या करना है, स्मोक भी नहीं लेनी है, जो कि इंजरियस होती है, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें इंजरी कर सकती है। जो ब्लड वेसल्स अभी हमने दिखाई थी आपको, जो ब्लड हमारी वेसल्स होती हैं उसमें ये क्या करती हैं, जो कि ब्लड को पहुंचाती है हार्ट तक, उसको ये इंजर्ड कर सकती है। और इसलिए इसको नहीं लेनी है, स्मोकिंग को नहीं लेनी, और हमारी जो आर्टरीज होती है उसको ये हार्ड कर सकती है, ठीक है। स्मोक हमें क्या करना है, छोड़ देना। अगर ये नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज करनी होती है, एनजीओ से मिलके, या कुछ ऐसे माइंड डाइवर्शन थेरेपी के थ्रू हम इसको, स्मोक को भी कंट्रोल करना होता है। और अपने जो ये वेट है इसको भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। ओवरवेट जो होता है वो ओबेसिटी को कॉज करेगा, जिससे कि जो लॉस, अपने वेट को कम करना होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, और अपने कॉम्प्लिकेशन को कम करने होते हैं। और अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनकी जो वेट होती है उसको अपना मेंटेन रखना होता है। जनरली जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो गिरता है अबाउट 1 mmHg, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना वेट कम करते हैं तो उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर भी होता है वो
कम होता है जैसे जैसे आपका वेट कम होता है। अबाउट 1 mmHg जो होता है एवरी 2.2 पाउंड, मतलब 2.2 पाउंड में अगर आप मतलब 1 किलोग्राम अगर आपका कम हो रहा है तो समझिए 1 mmHg आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है आपके वेट के साथ साथ, ठीक है। इन पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो जो होता है पर केजी किलोग्राम ऑफ वेट लॉस उनको होता है, उस हिसाब से करते हैं कर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके सम वे होते हैं, मतलब यही जो आपने आगे देखा था वो इसके कुछ तरीके हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोर एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी क्या करेगी, रिड्यूस स्ट्रेस भी नहीं होगा और बॉडी हेल्दी रहेगी। तो कम से कम 150 मिनट मैंने जैसे बताया था आपको, अगर आप एरोबिक कर रहे हैं तो एक हफ्ते में 150 मिनट आपका होना चाहिए एक्सरसाइज। और अगर या फिर 75 मिनट इन अ वीक, एक वीक में 75, अगर आप मॉडरेट या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर रहे थे तो 150, और अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पार्ट एक्टिव वाला कर रहे हैं तो 75 मिनट तक की आपकी 1 वीक में होनी चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज। या फिर इन दोनों का मिला के भी जो होता है 75 मिनट होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो मॉडरेट टू हाई, मतलब जो होता है मॉडरेट टू हाई है तो आपको जो होती है इंटेंसिटी वर्कआउट जो होती है वो लोअर योर टॉप ब्लड प्रेशर रीडिंग बाय द अबाउट 11 mmHg, यानी कि जो ऊपर का जो है वो 11 mmHg और जो बॉटम का होता है वो 5 mmHg जो होता है वो लो करना आपका ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मॉडरेट टू हाई है तो जो इंटेंसिटी जो वर्कआउट है वो आपके ब्लड प्रेशर को क्या करना है, आपको 11 तक नीचे लाना है ऊपर वाले को, और जो बॉटम वाला है वो 5 mmHg तक का कम से कम आपको नॉर्मल रेंज पे रखना है। प्रैक्टिस गुड स्लीप हैबिट, अपनी जो सोने की जो हैबिट है उसको भी क्या करना है, एक्टिव रखना है। पुअर स्लीप भी क्या होती है, ब्लड प्रेशर को हाई करती है। तो क्रॉनिक कंडीशन जैसे किडनी और इसकी जो लीवर, इनकी डिजीज़ भी हाई करती है। तो इसलिए क्या करना है कि अपना जो एम होता है वो 7 to 9 आवर्स का रखना है स्लीपिंग का, ये बेटर टाइम होता है। और जो किड्स होते हैं उसका इससे ज़्यादा होता है। तो अपना जो बेड टाइम होता है उसमें क्या करना चाहिए, आपको सेम टाइम पे, आपको एक ही डेली जो होता है सेम टाइम पे अपने बेड पे जाना चाहिए। रोज़ सोने का टाइम एक ही बनाना चाहिए, और चाहे वीकेंड में भी आपको, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो, आपको अपना सोने का टाइम प्रॉपर रखना चाहिए। इफ़ यू हैव ट्रबल, अगर आप को ट्रबल हो रहा है स्लीपिंग में, नींद नहीं आ रही ठीक से, तो आपको अपने डॉक्टर को बात करनी चाहिए, ठीक है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस जो होते हैं वो उसको कम करना चाहिए, अदरवाइज बीपी रेस होगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी जो माइंडफुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, कनेक्टिंग टू अदर पर्सन, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट रहे और एनजाइटी लेवल आपका कम हो, ठीक है। और इसके बाद है स्लो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे कि जो होगा ये रिसर्च के थ्रू वो हुआ है कि जो स्लो द ये क्या करेंगे, शो दैट स्लो प्लेस ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो स्लो होगी, 5 to 7 ब्रीथ पर मिनट में आपकी होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपकी ब्रीदिंग होनी चाहिए। और कंबाइंड विथ माइंडफुल टेक्निक, ठीक है। इसमें आप क्या डाल सकते हैं, माइंडफुल टेक्निक डाल सकते हैं, जो कि अपने ब्लड जो मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो कि आपके ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। और कुछ ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जो कि इसको जो कम करने में हेल्प करती हैं, आपकी जो ब्रीदिंग होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, यानी कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो डिवाइस होती है वो गाइड करती है हमारी ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए और क्या हमारे लिए गुड है और क्या बैड है। डाइट जो होती है उसको भी कंट्रोल में करना चाहिए, कुछ फाइबर्स होते हैं वो लेने चाहिए, मिनरल लेने चाहिए, और जो हमारी फॉलिक एसिड होती है वो भी इसमें इंक्लूड करें। डाइट और एक्सरसाइज में हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज भी मोर करनी चाहिए, और सप्लीमेंट और प्रोडक्ट्स जो भी आप ले रहे हैं उसको भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ जैसे कि कुछ होते हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं, कुछ होते हैं जो उसको सही रखते हैं, तो इसमें ये लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि फ़िश वगैरह में मिल जाएंगी। और अपने डॉक्टर को क्या करना चाहिए, वो बताना चाहिए कि उनको
अगर आप कुछ सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से की परमिशन भी उसमें लेनी चाहिए, उनको भी बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ जो सप्लीमेंट होते हैं वो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि, और साथ में जो मेडिकेशन के साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, मेडिकेशन जो होती है एज डायरेक्टेड, मतलब मेडिकेशन ऐसी लेनी चाहिए जो कि आपको डॉक्टर प्रोवाइड करे। शेड्यूल रिक्वायर हेल्थ चेकअप, अपने जो हेल्थ चेकअप है उसको भी डॉक्टर से पता करना चाहिए कब कब उसको आना है, और शेड्यूल में उसको जा के चेक करवाना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें एक्सरसाइज, वेट लॉस, ये सब करना चाहिए, और लो सॉल्ट डाइट होनी चाहिए। मैनेज स्ट्रेस करना चाहिए, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, नहीं तो ये भी क्या करता है, बीपी को बढ़ाएगा। और अपने डॉक्टर से हेल्प के लिए बात करनी चाहिए कि अगर आपके कोई सिम्टम है डॉक्टर को बताने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम वगैरह होने लगे, लक्षण आ रहे हैं कुछ इस तरीके के, तो डॉक्टर को इसके लिए बताना चाहिए, या डॉक्टर जब आप जाएंगे तो वो इसको चेक करेंगे कि और किस किस कारण से बीपी बढ़ रहा है। तो ज्वाइन अ सपोर्ट ग्रुप, और अगर जो सपोर्टिव ग्रुप कुछ एनजीओज वगैरह होते हैं उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, कंसल्ट करने के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट, अगर जब आप अपॉइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, डॉक्टर को होम जा रहे हैं विजिट के लिए, तो डॉक्टर को जो आपके जो है वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, और आपका जो वो भी होगा, और साथ में आपको क्या करना है, जो शॉर्ट स्लीव की जो शर्ट होती है, हाफ आस्तीन की जो शर्ट होगी वो पहननी होती है, ताकि जो डॉक्टर हैं वो इजीली जो है वो बीपी कफ आपके आर्म में आराम से बांध पाए, जिससे कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट मिले। नो स्पेशल प्रिपरेशन फॉर नेसेसरी, इसके लिए कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है जाने चेक कराने की जाने के लिए। बस आपको क्या करना है, एक्यूरेट रीडिंग आने के लिए आपको अवॉइड, यानी कि उससे पहले आपको कोई चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, टबैको नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर टेस्ट। ठीक है, बीपी के चेक करने से 30 मिनट पहले आपको ये सब नहीं करना है, बिकॉज सब मेडिकेशन जो होती है, और कुछ मेडिकेशन भी होती है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, तो उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। और कुछ वाइटामिन होते हैं, कुछ सप्लीमेंट होते हैं, उनकी भी लिस्ट बना के आपको अपने मेडिकल अपॉइंटमेंट यानी लिया है तो डॉक्टर को बतानी चाहिए। और कुछ डोंट स्टॉप टेकिंग एनी मेडिकेशन विदाउट, मतलब कोई बिना एडवाइस के कोई मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राइट डाउन एनी सिम्टम, अगर आपको कोई सिम्टम है तो उसकी लिस्ट बना के आपको डॉक्टर को मतलब लेके जाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कोई भी पॉइंट ना भूलें, और वो हो सकता है कोई आपके हार्ट के लिए भी रिस्क हो सकती है, तो आपके डॉक्टर को जाते समय आप जब जाते हैं तो उसकी लिस्ट को आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये सारे सिम्टम आपको होते हैं, ताकि आपका जो डॉक्टर है वो जान पाए कि वो सिम्टम किस किस चीज़ के हैं। जैसे चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो वो आपको क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके का ब्लड प्रेशर है और उसको ट्रीट करने के लिए क्या एक्शन होना चाहिए। राइट डाउन इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन, और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर था, या हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़, ये सारी आपको हिस्ट्री में ये भी नोट करके रखना चाहिए, बताना चाहिए डॉक्टर को। और अपने जो अगर अभी अभी रिसेंटली कोई आपको मेजर स्ट्रेस पहुंचा है तो वो भी आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए, जिससे कि आपकी अगर आपने कोई लाइफ स्टाइल चेंज करी तो उसके बारे में भी बतानी चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन, और मेडिकेशन की भी लिस्ट बनानी चाहिए, वाइटामिन सप्लीमेंट वगैरह आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि आप किस तरीके की मेडिकेशन कितने डोज में ले रहे हैं। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में। टेक टू अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, अपने साथ आपको कुछ जो भी आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड है उसको लेके जाना चाहिए अगर आप अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से स्लिप हो सकती है, या आपको बताने में डिफ़िकल्ट हो सकती है तो ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट, तो जिससे कि आपके साथ जो भी है वो रिमेंबर, कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी तो वो, या आप भूल रहे हैं तो वो आप उनको बता पाएंगे। ठीक है, बी प्रिपेयर टू डिस्कस, और हमेशा तैयार रहना चाहिए डिस्कस के लिए, जिसके लिए आप तभी तैयार हो पाएंगे जब आपको अपने बारे में सारा पता हो कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं, कितने टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी कैसी टाइप की मेडिकेशन ले रहे हैं। तो डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कुछ चैलेंज दे सकता है, उस सब के लिए फेस करने को तैयार रहना चाहिए। राइट डाउन क्वेश्चन टू आस्क, और अपने क्वेश्चन कुछ बना के लेके जाने चाहिए अगर आप जाते हैं, आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। जैसे कि आपको डॉक्टर पूछेगा कि किस तरीके का आपका
मतलब आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि मुझे किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है, मतलब टेस्ट कराना है, और ब्लड प्रेशर मेरा कितना, गोल मेरी एज के हिसाब से कितना मुझे रखना है, और आपकी कौन सी मेडिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर आपकी जो मेडिकेशन डॉक्टर ने लिख रखी है तो उसका कोई अल्टरनेट मेडिकेशन भी हो सकता है, अगर वो वाली ना मिले तो उसके बदले में आप क्या ले सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको कि आपको अवॉइड करना है, वो डॉक्टर से पूछना होता है, पता, ताकि आप एक लिस्ट तैयार कर पाएँ। ये सारे क्वेश्चन आपको लेके जाने चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ पे को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएँ, क्योंकि डॉक्टर के पास भी कम टाइम होता है और जल्दीबाजी में आप भी बहुत सारे स्लिप कर सकते हैं अपने दिमाग से। तो अब और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कितने लेवल तक की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट टू चेक माई ब्लड प्रेशर, कि कब कब मुझे अपना ब्लड प्रेशर को शेड्यूल में चेक करते रहना चाहिए। क्या मुझे अपने घर पर भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और अपने हेल्थ कंडीशन जो होती है, जो मेरी हेल्थ कंडीशन है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, उसको कैसे मैं बेस्ट मैनेज कर सकूं, ताकि मेरा ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो। जैसे कि कोई लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो उसके लिए भी हमको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर में भी कोई इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। और कुछ ब्रोचर्स होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं, उसके जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उसको भी आपको रिकमेंड डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, ताकि मैं उससे कुछ उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले पाऊँ करके, ताकि आपका जो है आप अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ। और आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आपको वो ज़रूर से पूछना चाहिए, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है उनसे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको क्या एक्सपेक्ट होता है, तो वो आपको क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, किसी को कुछ ये प्रॉब्लम थी तो बताएं, और डाइट एक्सरसाइज आप कितनी, मतलब कैसी है, डू यू क्या आप कर रहे हैं कि नहीं, डाइट हेल्दी ले रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, अल्कोहल ले रहे हैं क्या आप, और अगर ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, वीक में लेते हैं या मंथ में लेते हैं या एक हफ्ते में कितना लेते हैं, इस तरीके का। और क्या आप स्मोक करते हैं, या फिर आप जो होते हैं, व्हेन डिड यू लास्ट हैव योर ब्लड प्रेशर चेक, और आपने कब अपना ब्लड प्रेशर लास्ट कब चेक कराया था, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं, और वो ब्लड प्रेशर कितना आया था, तो ताकि वो उससे अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।